अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखिए, मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा रहा वीडियो का तो मैं पूरी सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा, आपको मशीन डिज़ाइन कंप्लीट पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट 5 में डिज़ाइन देखेंगे कि सिलेंडर की डिज़ाइन हम लोग किस तरीके से करते हैं, और इसके बेस पर जो जिस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें कुछ जो फॉर्मूले वो आपको मतलब जितना शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है उतना शॉर्ट फॉर्म में मैंने करने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ भी सारा आ जाए और आप क्वेश्चन ईजिली कर पाओ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ सिलेंडर की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, कि सिलेंडर का फंक्शन क्या होता है, रिटेन द वर्किंग फ्लूइड, पहली बात। सेकंड, ये गाइड करता है किसको, पिस्टन को गाइड करता है। और अगर मैं बात करूं सिलेंडर जो बना होता है यूजुअली किससे बना होता है, कास्ट आयरन से या फिर कास्ट स्टील से बना होता है। अब देखते हैं हम लोग डिज़ाइन, इसकी डिज़ाइन किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए, मान लो हमारे पास ये क्या है, सिलेंडर के वॉल है, ये हमारे पास क्या दोस्तों, सिलेंडर वॉल है। ठीक है, इसका जो इंटरनल डाया है उसको डी बोल दिया है, जिसको हम लोग बोर डाया भी बोलते हैं, और डी नोट ये क्या है, आउटर डाया। ठीक है, और इसमें हम लोग तीन चीज़ के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फिर हुप स्ट्रेस, या फिर सर्कम्फेरेंस स्ट्रेस। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। और एक चीज़ और है वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या है, अपनी क्या चीज़ है दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ, वो है हमारी कंप्रेसिबल स्ट्रेस। ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूँ दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर मैं फोर्स की कैलकुलेट करूँगा तो फोर्स देखो इंटरनल प्रेशर, ठीक है, और इंटरनल जो एरिया होगा उससे निकल कर आएगा। तो फोर्स क्या हो गया हमारे पास, इंटरनल प्रेशर इंटू इंटरनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं देखो इसी डायग्राम का क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊं, यानी कि ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसको अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊं तो कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊंगा। तो अंदर वाला क्या है हमारे पास, डी बोर का डाया, और बाहर हमारे पास क्या है, आउटर डाया। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो हमारे पास एरिया क्या निकल कर आएगा, π/4 डी नोट का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल कर आएगा। वही चीज़ हमने देखो यहाँ पर लगा दी, इंटरनल प्रेशर हमारे पास कितना और इंटरनल एरिया। तो प्रेशर क्या है, इंटरनल प्रेशर हमारे पास P, ये जो है P मैक्स हमारे पास इंटरनल प्रेशर हो गया है, ये थिकनेस है इसकी, और इंटरनल एरिया क्या है हमारे पास, π/4 डी स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, π/4 डी नॉट माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप π/4 से π/4 कैंसिल आउट करोगे दोस्तों, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा सिग्मा L, है ना, पी डी स्क्वायर अपॉन डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये क्या होगी, हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकल कर आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम लोग सिलेंडर वॉल की थिकनेस को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम लोग क्या देखना है, हुप स्ट्रेस के बारे में। अब देखो हुप स्ट्रेस किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, सिग्मा सी से, है ना, ये कंप्रेसिबल स्ट्रेस होती है। अब देखो हुप स्ट्रेस सिग्मा सी है, इसको फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट पी डी अपॉन 2T, है ना। यहाँ पर जो P लेते हैं हम लोग P मैक्स लेते हैं, यानी कि जो P है अगर हम P मैक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 या 10 का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हम लोग P मैक्स निकालते हैं, वो आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, ये आपको हुप स्ट्रेस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, यहीं से हम लोग थिकनेस निकालेंगे सिलेंडर की। अब देखिए, नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या थी, सिग्मा L, ये हमारी निकल कर आई थी, सिग्मा L लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस माइनस सिग्मा C अपॉन M। ठीक है, अब जो सिग्मा C है ये M कहाँ से आया, M हमारे पास कुछ नहीं होता दोस्तों, पॉइजन रेशियो होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, 1/m बराबर म्यू, ये पॉइजन रेशियो होता है, जिसको हम लोग लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेट हुप स्ट्रेस भी निकालेंगे। नेट हुप स्ट्रेस हमको निकालनी होगी तो सिग्मा C माइनस सिग्मा L अपॉन M निकाल लेंगे।
अब हमको मेन क्या निकालना था, हमको थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसी फॉर्मूले से दोस्तों, ये है हमारे पास थिकनेस ऑफ सिलेंडर है वॉल, अगर मैं टी निकालूंगा तो यहाँ से टी किस तरीके से निकालूंगा, देखो ये सिग्मा सी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी। ठीक है, टी उधर पहुँचे, सिग्मा सी नीचे, क्या हो गया पी डी अपॉन 2 सिग्मा सी। ये हो गया नहीं हो गया हमारे पास, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी मैंने, थिकनेस किस तरीके से निकाली, पी डी अपॉन 2 सिग्मा सी प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर दोस्तों, अलाउेबल कांस्टेंट, यानी कि ये जो सी है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है जो मैंने नोट करी थी जब मैं न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कर रही थी मैंने, तो आपको याद क्या रखना है दोस्तों, कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको डेटा नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी आपको डी दे रखा होगा, है ना, जैसे मान लो आपको डी दे रखा है 150, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी सी की, फिर 4.0। डी क्या है हमारे पास, बोर डाया है। अगर आपको 150 दे रखा है और आपको सी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको 4.0 लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर 100 दे रखा हो तो 2.4 लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से 74 दे रखा हो तो 1.5 दे रखी होगी। ठीक है, इस तरीके से वेरी कर सकते हैं आप लोग, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू याद करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो हमारी टी है इसकी वैल्यू वेरी करती है 4.5 mm से 2.5 mm तक। डायरेक्ट फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो इस फार्मूले से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो क्या है, टी बराबर 0.045 डी प्लस 1.6। डी है यहाँ पर बोर का डाया। इसमें जो मैंने एक और बात भरी थी वो क्या थी, परमिसिबल स्ट्रेस। अच्छा देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, परमिसिबल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा टी। जो भी सिलेंडर का मटेरियल आपको दे रखा होगा, या फिर आपको देखो सिग्मा वाई टी दे रखा होगा, या फिर सिग्मा यू टी दे रखा होगा, कुछ भी सिलेंडर का मटेरियल दे रखा होगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, इन दोनों का रेशियो क्या होता है आपका, सिग्मा टी। इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है 35 MPa से 70 MPa, यानी कि इन दोनों के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो पहला जो स्टेप है हमारा, जिस सिलेंडर वॉल को किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो कंप्लीट होता है। ठीक है, हम इसको 4 स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं डिज़ाइन सिलेंडर की। पहला तो हमारा क्या था, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, वो क्या पूछा जाता है हमारे पास कि बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर, है ना, कि बोर और लेंथ ऑफ द सिलेंडर। देखो आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा, ये हमारे पास मान लो सिलेंडर है, और ऊपर क्या है TDC यानी कि टॉप डेड सेंटर, नीचे क्या है बॉटम डेड सेंटर, ये आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, है ना। और बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। और जो बीच में ये है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, बोर डाया, जिसको हमने D से डिनोट किया है। तो यहाँ पर बोर डायमीटर कितना है हमारे पास, D, तो इस हिसाब से लेंथ ऑफ स्ट्रोक हम लोग कितनी लेंगे, 1.25 से D से 2DT तक वेरी करती है। यानी कि जब हमें लेंथ लेनी होगी ना दोस्तों, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, 1.5 भी ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी इस चीज़ को। फिर इस तरीके से अगर मैं टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर की बात करूं तो ये कितनी होती है, मोर देन 50% ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक, है ना। 1.15 इंटू लेंथ, ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर मोर देन 50% होती है, इतना आपको याद रखना है। फिर देखो कभी कभी छोटे मोटे टर्म आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में, जैसे मैंने नोट करके लिखा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको ये सब। ठीक है, ब्रेक पावर हमारे पास कितनी होती है, 2πn/T/60, ये फॉर्मूला आपको पता होगा ब्रेक पावर का। यहाँ पर जो T होता है ये टॉर्क होता है। ऐसे ही अगर हम इंडिकेटेड पावर निकालने वाले होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PM, ठीक है, इंटू AL इंटू N 60। तो अगर हमको 4 स्ट्रोक इंजन दे रखा होगा तो N कितना होगा हमारा, N/2। अगर हमको 2 स्ट्रोक इंजन दे रखा होगा तो N क्या होगा, N, है ना, स्मॉल n क्या होगा, कैपिटल N। इतना आपको याद रखना है। तो अभी आपने जब क्वेश्चन देखे थे आपने देखा था ना 4 स्ट्रोक इंजन है, इसी तरीके से 2 स्ट्रोक इंजन भी होता है, तब आपको कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करूँ तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आपकी कितनी निकलेगी,
ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी है। इसी में अगर मैं एरिया की बात करूँ तो π/4 अपॉन डी स्क्वायर हम लोग लेते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, जब भी न्यूमेरिकल में हम करेंगे तो उसमें आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि सिलेंडर का जो बोर होता है और लेंथ होती है, हम इस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास बचा हुआ है सिलेंडर, फ्लैंज एंड स्टड, है ना। अब देखो सिलेंडर, फ्लैंज और स्टड की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा। सिलेंडर के जो फ्लैंज होते हैं दोस्तों वो मोर थिकर होते हैं, किससे, सिलेंडर की वॉल से। कितने होते हैं, TF की अगर मैं बात करूं तो 1.2T से 1.4T तक क्या वेरी करते हैं। यहाँ पर जो T है वो क्या है, थिकनेस ऑफ सिलेंडर है आपकी। और इसमें देखो डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल में आएगा ना, क्या आपको पूछा जाएगा कि सिलेंडर, फ्लैंज और स्टड की निकालना है आपको, ठीक है, वैल्यू कुछ दे रखी होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे, π/4 डी स्क्वायर अपॉन पी, है ना, π/4 डी स्क्वायर इंटू पी, इससे निकाल दिया आपने। फिर इसको इक्वेट करेंगे हम इस इक्वेशन से, मतलब पहले ये निकाल लिया, फिर अलग से हम लोग ये निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो मैंने डायरेक्ट इक्वेट करके इक्वेशन लिख दी आपके लिए। ये क्या है आपके पास, NS π/4 डी सी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। यहाँ पर NS की बात करूँ तो ये नंबर ऑफ स्टड हैं आपके, DC की बात करूँ तो ये कोर और माइनर डाया है। इसी तरीके से अगर मैं पाई टी की बात करूँ, सिग्मा टी की बात करूँ, ये हमारी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वैल्यू 35 MPa से 70 MPa तक वेरी करती है, मेगा पास्कल जैसे हम लोग बोलते हैं। देखो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, यहाँ पर हमको DC की वैल्यू, अगर हमें D की वैल्यू निकालनी है मेजर डाया की, तो 0.4 D होता है, ये आपको याद रखना है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर D की वैल्यू निकालनी होगी हमको, जबकि इस फॉर्मूले में हमको DC का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसी में अगर मैं बात करूँ दोस्तों पिच डायमीटर की, पिच सर्किल डायमीटर की, तो इसको किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, D+3D, है ना। D क्या है, मेजर डाया, और ये क्या है, बोर डाया, आपको पता ही है। पिच ऑफ स्टड भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो कैसे निकालते हैं, π/dp/ns। तो कुछ मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है जब हम सिलेंडर की डिज़ाइन करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। और लास्ट स्टेप हमारा रह गया है, वो क्या है हमारे पास, सिलेंडर हेड। अब सिलेंडर हेड को और देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है, TH से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, D यहाँ पर क्या है, बोर डाया, आपको पता है, C.P यानी कि C इंटू पी और सिग्मा C, ठीक है। तो C यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.1 हम लोग लेते हैं, और सिग्मा C है, ये परमिसिबल हुप स्ट्रेस होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 30 से 100 मेगा पास्कल तक ले लेते हैं हम उसको, ठीक है। एक चीज़ और याद रखनी है, जो मैक्सिमम प्रेशर की मैं बात कर रहा था, P, है ना, इंजन सिलेंडर इज टेकन एज 9 to 10 टाइम मीन इफेक्टिव प्रेशर। अगर मैं देखो कभी कभी P मैक्स अगर हमें निकालना हो तो 9 × PM हम लोग लेते हैं, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा, वहाँ पर आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो दोस्तों यही प्रोसीजर था, किस तरीके से हम लोग सिलेंडर हेड को निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग सिलेंडर फ्लैंज एंड स्टड की डिज़ाइन करते हैं, और किस तरीके से हम लोग बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर की डिज़ाइन करते हैं, और किस तरीके से हम लोग थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल की डिज़ाइन करते हैं। तो ये ही फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है, ये सब डिज़ाइन, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ इसी के अंदर, ठीक है। अब मेरे साथ न्यूमेरिकल करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए 2016 और 2017 में 10 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो दोस्तों देखो हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्या दे रखा है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन दे रखा है सबसे पहली बात, ठीक है, जिसकी ब्रेक पावर हमको 5 किलोवाट दे रखी है, स्पीड हमको 1200 RPM यानी कि हमको N दे रखा है। फिर इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी कि P मैक्सिमम आपको दे रखा है कितना, 0.35 Nm², ठीक है, आपको यूनिट का याद रखना है। और हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखी है 80%। हमको पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है कि बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर हमको बतानी है, ठीक है,
और थिकनेस ऑफ अ सिलेंडर हेड की थिकनेस क्या होती है, और साइज ऑफ स्टड ऑफ अ सिलेंडर हेड। ठीक है, 3 चीज़ हमको बतानी है। तो यही 3 चीज़ मैंने आपको बताई थी। अभी मैंने आपको देखो थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल बताई थी, ये हमको नहीं बतानी है, हमको बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ इसके लिए। देखो हम मैंने आपको अभी बताया था बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो इसी का यूज़ कर दोस्तों, है ना, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी, इसी का यूज़ कर हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, बोर ऑफ लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, है ना, क्या क्या हमको दे रखा है। सबसे पहले हमको देखो ब्रेक पावर दे रखी है, तो मैंने बीपी लिख लिया। ब्रेक पावर हमको कितनी दे रखी है, 5 किलोवाट की दे रखी है। और हमको स्पीड दे रखी है, यानी कि एन दे रखा है कितना, 1200 आरपीएम, ये हमको एन दे रखा है। और हमको क्या दे रखा है, पी मैक्स दे रखा है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर दे रखा है कितना हमको, 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये दोस्तों हमको दे रखा है। और हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी भी दे रखी है 80%। और हमको मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखी है दोस्तों कितनी, 80%। अगर मैं इसको परसेंट को हटाऊंगा तो कितना दे रखा है हमको, 0.8 हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे हटाते हैं हम लोग वो भी मैं बताता हूँ आपको। 80% का हम 100 का डिवाइड कर देते हैं, परसेंट हटाते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा और फिर ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया इसको। सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है कि बोर ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही निकालते हैं। स्टेप फर्स्ट डालो, क्या, बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, ये लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये हमको निकालनी है। देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, किस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमको बीपी दे रखा है, यानी कि ब्रेक पावर दे रखी है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी दे रखी है। तो अगर हमको ब्रेक पावर दे रखी है तो यहाँ से हम लोग इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको ब्रेक पावर का फॉर्मूला क्या बताया था। यहाँ पे देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी का अगर फॉर्मूला आप लोग देखोगे तो कितना होता है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ये मैंने आपको बताया था जब मैं ऊपर बता रहा था, जब आपको बोर एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर किस तरीके डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले वही लिखिए आप, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। अब देखो ब्रेक पावर हमको कितनी देर की है, 5 किलोवाट। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 0.8। तो यहाँ पर मैंने 0.8 लिख लिया। ब्रेक पावर कितना है हमारे पास, 5 किलोवाट, तो हमने 5 किलोवाट लिख लिया। इंडिकेटेड पावर हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से इंडिकेटेड पावर दोस्तों निकालूंगा तो कितना होगा, 5/0.8, 5/0.8। अब देखो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके सामने। 5 डिवाइडेड बाई 0.8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6.25। 6.25 ये दोस्तों किस में आया हमारे पास, किलो वाट में आया। हम इसको वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, कितना आ जाएगा, 6250। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से जब हमारे पास ये निकल आया, अब आपको पता है ये इंडिकेटेड पावर है वो कितना होता है, PMALN/60। ये मैंने आपको बताया था, तो वही हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। देखो इंडिकेटेड पावर हमारे पास कितनी है, इंडिकेटेड पावर का आप लोग फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, PM है ना, AL/L/60, यही तो होता है। देखो अब देखो, अब ये किसके बराबर है, यहाँ पर ये 6250 ये निकल कर आया, इसके बराबर है। अब देखो PM हमारे पास PM क्या है वो आप लोग देखिए,
पी एम यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर हमको क्या दे रखा है, पी मैक्स दे रखा था हमको कितना 0.35। तो यहाँ पर पी एम की जगह क्या लिखूंगा 0.35, ठीक है। पी एम की जगह मैंने क्या लिख दिया 0.35 जो आपको ऊपर दे रखा है। एरिया क्या होता है मैंने आपको बताया था, देखो पाई बाई फोर डी स्क्वायर हम लोग लेंगे, तो पाई/4 में नीचे ले जाता हूँ इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। डी क्या है हमारे पास, बोर का डाया है। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों, एल। अब एल क्या है, देखो एल अगर हम निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था जब हम एल निकालते हैं तो एल की वैल्यू 1.25 से 1.25 डी से 2 डी तक वेरी करती है ना, 2 डी तक वेरी करती है, ये मैंने आपको बताया था। तो मैं एल यहाँ पर मान लेता हूँ 1.5 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एल कितनी ले ली 1.5 ले ली। अब एक चीज़ याद रखनी है, ये जो हमने एल ली है, ठीक है, चलो एल ले ली। अब हम एन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देख पाओगे तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन पूछा गया था। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए मैंने क्या बताया था, एन कैसे निकलेगा n/2, और हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एन कितना दे रखा है 1200, ठीक है। तो हम 4 स्ट्रोक इंजन के लिए अगर स्मॉल एन निकालेंगे तो कितना निकलेगा n/2 यानी कि 1200 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 600 ये निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 600 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 हमारे पास है ही, 60 हमारे पास ये 60 है ही, ठीक है। अब एक काम और हम करेंगे, देखो ये एरिया हमारे पास क्या है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और हमारे पास ये जो वैल्यू है पी मैक्स की ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, जबकि यहाँ पर जो हमने लेंथ ली है ये नहीं है। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1000 का। तो यहाँ से हम लोग इंडिकेटेड पावर निकाल लेंगे। अब देखो इंडिकेटेड पावर कितनी निकल कर आएगी वो मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर देख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट फटाफट से इंडिकेटेड पावर। तो हमारे पास हो गया, डी की वैल्यू निकालते हैं, है ना, डायरेक्ट डी की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ से निकाल लोगे आप डी की वैल्यू, देखो किस तरीके से निकालोगे 0.35 जीरो आपके सामने करता हूँ 0.35, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई पाई। यहाँ पर हमने क्या किया, एक काम करता हूँ पहले इसको और सॉल्व कर लेता हूँ। ये इसको मैं सेकंड पेज पर लिखता हूँ, देखो ये हमारे पास सेकंड पेज, यहाँ पर लिख लो आप, थोड़ा सा और कैलकुलेट करो, यहाँ खुचड़ पुचड़ हो जाएगी ना। देखो अगर मैं यहाँ से डी कैलकुलेट करूँगा तो दोस्तों किस तरीके से करूँगा, ये हमारे पास है, इसकी ये किसके सामने है, ये हमारे पास 6250 यही तो निकला था, इसके सामने था। अब देखिए यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो किस तरीके से होगी, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा मैं। तो यहाँ से अगर मैं डी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6250 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई, ये जो होगा ये नीचे पहुंच जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 600, ठीक है। अब यहाँ से मैं डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं डी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। हमारे पास कितना है 6250 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है, किससे ब्रैकेट लगाया 0.35 मल्टीप्लाई बाई, हम पाई कैसे आता है शिफ्ट के साथ पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 600, ये हमारे पास निकल कर आ गया। इसको हम क्या करना है डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट, आंसर को क्या कर देंगे अंडर रूट। तो कितना निकल के आ गया हमारे पास दोस्तों 11231, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। अभी हम लोग देखते हैं मिस्टेक कहाँ हो रही है दोस्तों, पाई/4 डी स्क्वायर, है ना। हाँ देखो मिस्टेक कहाँ हो रही दोस्तों, देखो
यहाँ जो मैंने वैल्यू ली है, एल की जो वैल्यू ली है दोस्तों, ये 1.5 डी होगी ना, डी यहाँ पर रह गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डी रह गया, तो डी और डी, डी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, डी क्यू हो जाएगा। अब हमको जो आंसर आया था उसका क्यू करना था, तो एक बार दोबारा करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। 6250 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 0.35 मल्टीप्लाई बाई पाई, फिर मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 600, ठीक है। ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। इसका हमें क्या करना है, क्यू रूट निकालना है, तो शिफ्ट के साथ ये आंसर का कितना आ गया, 114 पॉइंट कुछ है ना, कितना आया 114.870, ये हमारे पास निकल कर आ गया। इसको हम mm में लिखते हैं, क्या डी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब दोस्तों हम डी को मान लेते हैं, ये हमने हमारे पास 115 आ गई है ना, नियरली इक्वल टू 115 आ गई, क्योंकि कैलकुलेशन पर्पज से मैंने 1.5 इसको ले लिया। ये तो हमारे पास निकल कर आ गया बोर का डाया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रोक लेंथ, है ना। स्ट्रोक लेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं, 1.5D जो अभी थी ना, ये थी स्ट्रोक लेंथ हमारी 1.5D। अब बोर का डाया निकल के आ गया, तो 1.5 डी की वैल्यू कितनी है 115, तो यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी, ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 115 कितना आ गया 172.5। इसको हम 198 मान लो, है ना, कुछ भी मान लो, ये हमारे पास निकल के आ गया 172.5, ठीक है। इसको हम 180 मान लेते हैं, या फिर इतनी ही रहने दो। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखो हमारे पास स्ट्रोक लेंथ निकल कर आ गई। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। आप लोग लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी होती थी 1.15 इंटू एल, ये मैंने आपको बताया था, लेंथ ऑफ सिलेंडर बताई थी मैंने आपको, जब मैंने बोर एंड लेंथ सिलेंडर बताया था, जब 1.15 इंटू एल, तो यहाँ से निकालो 1.15 इंटू एल। एल हमारे पास कितनी है 172, 1.15 इंटू 172.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 1.15 मल्टीप्लाई बाई 172.5 कितनी निकल कर आएगी 198, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गई 198.375, ये mm में आ गई। तो यहाँ से स्ट्रोक लेंथ निकल कर आ गई। ये तो हमारे पास पहला हो गया कि हमको क्या पूछा गया था पहला पार्ट में कि बोर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या होगी, तो हमारे पास ये निकल गया लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब सेकंड हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था दोस्तों, देखिए थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड, और थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड के लिए मैंने आपको बताया था, सेकंड अगर पूछा गया है थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड, और थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, देखो TH बराबर D अंडर रूट के अंदर CP सिग्मा C, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, TH का D अंडर रूट के अंदर CP अपॉन सिग्मा C, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था C की वैल्यू कितनी 0.1 लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। D क्या है हमारे पास बोर का डाया, ठीक है। D हमारे पास क्या है दोस्तों, तो बोर का डाया दोस्तों कहाँ पर है, देखो हमने ऊपर निकाला था 115 हमको निकल कर आया था बोर का डाया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे 115, ये हमारे पास बोर का डाया हो गया। C की वैल्यू 0.1 मैंने आपको बताई दी। P के लिए दोस्तों हमको P मैक्स दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है देखो P मैक्स हमको 0.35, और मैंने आपको बताया था जब हम P मैक्स हमको दे रखा हो और हमको PM निकालना हो तो 9 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते हैं, या फिर 9 to 10 टाइम होता है, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई या 10 का मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 9 इंटू 0.35 करेंगे, क्योंकि 0.35 हमको PM की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो कितना आता है आप हमारे पास आंसर, देखिए
9 मल्टीप्लाई 0.35, तो हमको मिलेगा 3.15, 3.15। और ये दोस्तों किस में होगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और आपको पता ही है, अगर मैं सिग्मा सी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको सिलेंडर हेड की डिज़ाइन बताई थी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमारे पास परमिसिबल हुप स्ट्रेस की वैल्यू 30 MPa से 100 MPa के बीच में होती है। यानी कि 30 MPa से हम लोग 100 MPa के बीच में कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास जो सिग्मा सी है 90 मान ली हमने। कितनी मान ली? मान लो 42 ले लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, सिग्मा सी की वैल्यू हम लोग 42 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी हो गया 0.1, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 3.15, और सिग्मा सी हमने 42 मान लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा 115, है ना, अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3.15 डिवाइडेड बाई कितना? 42, ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास आंसर आया 9.95। कितना है? 9.95 करके, ठीक है, 9.95। ये टी एच की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको हम लोग 10 मान सकते हैं, है ना। 10 mm हमको टी एच की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो ख़त्म होता है, ठीक है। क्या पूछा गया था हमसे? कि द थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड ख़त्म हो गया। अब हमसे थर्ड पार्ट पूछा गया, साइज ऑफ स्टड फॉर द सिलेंडर हेड। साइज ऑफ स्टड बताना है हमें सिलेंडर हेड के लिए। अब देखिए इसको समझिए आप लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। जब सिलेंडर का स्टड के लिए साइज के लिए आपको बताया था, तो देखो कौन कौन से मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको। ये था सिलेंडर फ्लैंज एंड स्टड के बारे में। जब मैंने डिज़ाइन बताई थी आपको, तो मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, पहले फोर्स फिर इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। यहाँ डी सी की वैल्यू निकालने के लिए, हम डी की वैल्यू निकालने के लिए डी सी 0.84 लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों देखिए इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो क्या है? थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो हमको क्या निकालना है? साइज ऑफ स्टड, है ना, ये तो निकालना है। साइज ऑफ स्टड फॉर द सिलेंडर हेड, फॉर द सिलेंडर हेड। देखो इसको किस तरीके से निकालेंगे ये भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो यही बताया था, ये वाली हम लोग इक्वेशन लगाते हैं, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों को एक साथ ही लिख लेता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो किस तरीके से? π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू पी बराबर NS इंटू π/4 इंटू डी सी का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब देखो कैसे करेंगे? π/4 है, π/4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? π/4 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी स्क्वायर बोर की वैल्यू जो हमारी निकल कर आई थी, कितनी निकली थी? मैंने ऑलरेडी आपको जब क्वेश्चन कराया था तो हमारे पास बोर की वैल्यू कितनी निकली थी? 1.15 निकली थी, ठीक है। कितनी निकली थी देखो, अगर आपको पता है, अभी हमने डी की वैल्यू निकाली थी। कहाँ गया मेरे पास क्वेश्चन? हाँ देखो, डी की वैल्यू 115 निकली थी, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। डी स्क्वायर है 115 स्क्वायर। पी अभी आपको पता ही है, पी कितना है हमारे पास? 3.15 पी एम हमको क्वेश्चन में दे रखा है। एन एस हमको कितना दे रखा है? तो दोस्तों देखो, एन एस की वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ हमें करनी पड़ती है, मैंने आपको शायद पीछे बताया है, नहीं बताया तो देखो यहाँ पर लिख लो आप लोग, फॉर वैल्यू ऑफ एन एस, ठीक है। एन एस की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैंने आपको शायद बताया, पीछे नहीं बताया तो देखिए, 0.01 डी प्लस 4, ठीक है, और 0.02 डी प्लस 4। ये किसके लिए निकालते हैं दोस्तों हम लोग? मिनिमम के लिए। ये हमको लोग किसके लिए निकालते हैं? मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ पर 0.01 बोर का डाया हमारे पास कितना है? 3.15 है ना, कितना है? 115 है। तो 115 प्लस 4, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा?
देखिए 0.01 मल्टीप्लाई बाई 115, ठीक है, प्लस 4, हमको हमारे पता है 5115। इसी तरीके से यहाँ पर 0.02, डी कितना है हमारे पास 115 प्लस 4, ये मैक्सिमम के केस के लिए है। देखिए 0.02 मल्टीप्लाई बाई 115 प्लस 4 कितना निकल कर आ गया 6.3। अब हम जो एन एस की वैल्यू लेते हैं दोस्तों, इन दोनों की बीच की वैल्यू कोई लेते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एन एस की वैल्यू 6 ले लेता हूँ, है ना। 6.3 5.15 के बीच में कहीं ना कहीं 6 आता ही है, तो मैंने क्या कर लिया, एन एस की वैल्यू 6 ले ली, ठीक है। इसको हम लोग साइड से कर लेते हैं। ये मैंने पीछे शायद नहीं बताया आपको, लेकिन अब आपको याद रखना है, यहाँ मैंने 6 ले लिया, π/4 का π/4 हमको चल रहा है। डी सी यहाँ पर हम लोग डी सी निकालेंगे, यानी कि डी निकालना है हमको। और सिग्मा टी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, सिग्मा टी की आपको पता ही है। सिग्मा टी की जब हम वैल्यू लेते हैं, सिग्मा टी बोल दो, या फिर इसमें हम सिग्मा स्ट्रेस बोल देते हैं, आपको एस लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एस की अगर मैं वैल्यू की बात करूं दोस्तों, तो कितनी होती है आपको पता है। जब मैंने आपको बताया था सिग्मा एस के लिए 35 to 70 mm तक वेरी करती है, ये मैंने आपको पीछे बताया था। सिग्मा एस की वैल्यू हम लोग 65 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर π/4 का π/4 है, 115 का स्क्वायर का 115 स्क्वायर है, 3.15 है, ठीक है। 6 का 6 चल रहा है, π/4 का π/4 है ही। डी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4 डी, तो यहाँ से 0.484, ठीक है, 0.84 डी का स्क्वायर, ये मैं लिख लिया। सिग्मा एस की वैल्यू हमने 65 मान ली। अब देखिए दोस्तों, π/4 से आप लोग π/4 कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, देखो 115 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसमें मैंने क्या किया 3.15, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा कितना आ गया 416, इतना हमारे पास निकल कर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर कितना निकल कर आ गया हमारे पास 41658.75, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 65 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आएगा 390 इंटू 0.84 का डी का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं डी स्क्वायर निकालूंगा 0.84 डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 41658.75 आपका हो गया, यहाँ पर 390। डी की वैल्यू दोस्तों आपकी निकल के आई समथिंग 15 mm तक, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेट करना, आपकी डी की वैल्यू यहाँ से 15 mm तक निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ये ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।